हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। जो लोग बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में आपको सेल से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने लाया जो पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है और क्वेश्चंस हमेशा इसी से आते हैं। तो इसका मैं पार्ट 2 लाया हूँ। इसमें जो अब ऑब्जेक्टिव बच रहा है उसको इस वीडियो में मैंने समेटने की कोशिश किया हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सेल से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। और जो लोग इसका चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर अभी तक नहीं किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में ये प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आपको पहले सेल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, पूरा वन लाइनर के बेस पे बताया गया है। उसको देखने के बाद ये दोनों वीडियो देखिएगा तो एक चैप्टर का कंप्लीट। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। ऑप्शन ए क्रिस्टी, ऑप्शन बी ऑक्सीसोम्स, ऑप्शन सी मैट्रिक्स एंड ऑप्शन डी माइक्रोसोम्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस्टी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन होता है वो क्रिस्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसमें अनुपस्थित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए ईस्ट में, ऑप्शन बी कवक में, ऑप्शन सी जीवाणु में एंड ऑप्शन डी हरे शैवाल में। तो आप लोग सोच रहे हो कि कोई भी कोशिका है उसको एनर्जी कहाँ से मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया से अगर मान लीजिए एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो सेल मृत कहलाएगा, वो सेल जीवित कहलाएगा नहीं। और जब सेल जीवित नहीं होगा तो फिर वो जीव कैसे बनेंगे। तो मैंने जो चार ऑप्शन दिए चारों के चारों जीव है, तो उसके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होना तो चाहिए चारों में, लेकिन एक में नहीं होगा। इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जीवाणु। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता। तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो होता है वो प्राचीन होते, पहले प्रोकैरियोटिक पाए जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे इसका एवोल्यूशन, इसका विकास हुआ और उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में बदल गया। तो प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले पानी में देखने को मिला था और उसमें जो पहला जीव था वो था जीवाणु। ठीक है, ये दुनिया का पहला जीव है, दुनिया में आने वाला सबसे पहला जीव है जीवाणु, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के थे क्योंकि ये प्राचीन थे। और उसके बाद दूसरा नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ठीक है, दूसरा नील हरित शैवाल है। तो प्रोकैरियोटिक में आपको दो ही मिलेंगे, एक जीवाणु दूसरा नील हरित शैवाल। ठीक है, और ये दोनों के दोनों एक कोशिकीय है क्योंकि इसका सिर्फ एक ही कोशिका है बस, और कुछ नहीं। अब यूकैरियोटिक में आप जाओगे तो यहाँ पे दुनिया का सारा जीव इसमें आ जाएगा, ये दोनों को छोड़ के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने पहले ही बताया प्रोकैरियोटिक सेल का जब विकास हुआ तो वो यूकैरियोटिक सेल बना। इसका मतलब जीवाणु का जब विकास हुआ तब वो यूकैरियोटिक सेल में बढ़ा। इसका मतलब हम सभी लोगों का जो उत्पत्ति हुई है वो जीवाणु से ही हुई है। बहुत बड़ा फैक्ट है। तो जीवाणु डायरेक्ट तो आप इंसान में नहीं बदल सकता है। अब मान लीजिए, देखिए जीवाणु है, ये जीवाणु है, अब इसका विकास शुरू हुआ। अब डायरेक्ट विकास शुरू हुआ, डायरेक्ट इंसान तो थोड़ी ना बन जाएगा, कुछ बीच में भी कुछ बना होगा। तो जीवाणु सबसे पहले विकास करके शैवाल बना। ठीक है, शैवाल बना, लेकिन इसको करने के लिए भी हजारों साल लगे होंगे। तो इस बीच ये किसी एक बीच स्टेज में भी रुका था और वो था नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, ठीक है, नील हरित शैवाल था। तो जीवाणु का जब थोड़ा सा विकास हुआ तो नील हरित शैवाल बना और उसके बाद जब पूरा विकास हुआ तो वो शैवाल बना। ठीक है, तो नील हरित शैवाल एक्चुअली वो भी जीवाणु ही है, वो शैवाल नहीं है, वो जीवाणु ही है। तो इसीलिए नील हरित शैवाल को जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी को नील हरित शैवाल कहा जाता है। और नील हरित शैवाल एक्चुअली शैवाल नहीं है, वो एक जीवाणु है। और इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये एक्चुअली बैक्टीरिया है, ये शैवाल नहीं है। और ये शैवाल अभी विकसित हुआ नहीं है। तो जब विकसित हो जाएगा तो वो शैवाल बनेगा। अब शैवाल का जब विकास होगा तो फिर वो कवक बनेगा, फिर इसी तरह से जाते जाते इंसान तक पहुंचेगा। तो मतलब दुनिया में सबसे पहले जीवाणु आया और उसके बाद उसका विकास होते होते वो इंसानों तक पहुंचा और इंसान सबसे टॉप पे है, आपको पता ही होगा। तो जीवाणु एक कोशिकीय होते, उसका एक ही कोशिका है। ठीक है, एक ही कोशिका है। अब ये नर कोशिका मादा कोशिका कोई डिफरेंस नहीं इसमें, ये एक ही कोशिका है। तो मान लीजिए ये एक जीवाणु है, जीवाणु में एक केंद्रक है, लेकिन केंद्रक के बाहर जो केंद्रक झिल्ली होता है वो नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल होते हैं उसका केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अब ये एक जीवाणु से
दूसरे जीवाणु में इसका विकास कैसे होगा। मान लीजिए अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, अगर इसमें कुछ भी ऑर्गेनेल्स होगा, तो दूसरे जीवाणु में विकास होने के लिए इसको एक और सेल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब दो सेल होगा, मान लीजिए ये जीवाणु है, इसके अंदर दो सेल है, तो जीवाणु बीच से टूट जाएगा, एक सेल इधर पार्सल हो जाएगा, एक सेल इधर हो जाएगा और दो जीवाणु का निर्माण हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि एक ही सेल होता है। आपको पता होगा जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, इसीलिए जीवाणु में बाकी के ऑर्गेनेल्स देखने को नहीं मिलते जो अदर जीव में देखने को मिलते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रजनन कैसे होता है, देखिए ये सेल है, ये केंद्रक है, इसका प्रजनन कुछ इस तरह से होता है। पहले इसका केंद्रक जो है ना, ये दो भाग में टूटता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, केंद्रक दो भाग हो गया पूरा, उसके बाद ये दो जीवाणु अलग अलग फॉर्मेशन हो गया। आप देख सकते हो, इसी तरह से जीवाणु का फॉर्मेशन होता है। अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो फिर ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं पाए जाते एक कोशिकीय जीव में। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, जीवाणु को कंफर्म टिक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए डार्विन ने, ऑप्शन बी पुरकिंजे ने, ऑप्शन सी जॉन रे ने एंड ऑप्शन डी हैचिसन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरकिंजे ने, ठीक है। जीव द्रव का शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुरकिंजे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार, ये किसका कथन है। ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी हक्सले एंड ऑप्शन डी ट्रेविनस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हॉक्सले। हॉक्सले ने ये टर्म दिया था, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, और ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से। नेक्स्ट देखिए, डीएनए हेलिक्स का प्रारूप मॉडल प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए नल एवं रुस्का ने, ऑप्शन बी वाटसन एवं क्रिक ने, ऑप्शन सी खुराना ने एंड ऑप्शन डी प्रिस्टले ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित होती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये आपको बता दिया होगा, जो देखे होंगे इसका आंसर तुरंत आप लगा दिए होंगे। ऑप्शन ए केंद्रिका द्वारा, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, ऑप्शन सी जीव द्रव द्वारा एंड ऑप्शन डी केंद्रक द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रक द्वारा। मैंने बताया था एक कोशिका है, इसके अंदर एक केंद्रक है, तो इस कोशिका का जो भी नियंत्रण होगा, काम का, शोषण का, प्रजनन का, कुछ भी, इस कोशिका का कुछ भी नियंत्रण होगा ये केंद्रक करेगा। क्यों? क्योंकि इस कोशिका का ये ब्रेन है, ठीक है। तो केंद्रक ही एक कोशिका का सारा काम का नियंत्रण करता है, गतिविधियों का नियंत्रण करता है। यही पूछा गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र क्रोमोसोम शब्द किसने दिया। ऑप्शन ए हॉपमिस्टर, ये हॉपमिस्टर होगा, ऑप्शन बी वाल्डेयर, ऑप्शन सी सूटन एंड ऑप्शन डी वैगनर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाल्डेयर। वाल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया था, मतलब गुणसूत्र का नामकरण किया था, सिर्फ नामकरण, खोजकर्ता नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने किया था। ऑप्शन ए सूटन ने, ऑप्शन बी पोर्टर ने, ऑप्शन सी वाटसन ने एंड ऑप्शन डी रॉबर्ट्स ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोर्टर ने। सब बताया गया प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेल पढ़ रहे हैं और सेल को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए नील एवं रस्का ने, ऑप्शन बी स्लाइडन एवं स्वान ने, ऑप्शन सी फ्लेमिंग एवं ब्राउन ने एंड ऑप्शन डी वाटसन एवं क्रिक ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नल एवं रस्का ने। नल एवं रस्का ने सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए जीवाणुओं में, ऑप्शन बी हरे शैवाल में, ऑप्शन सी कवक में एंड ऑप्शन डी लाइकेन में। तो मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। वास्तविक केंद्रक किसको बोला जा रहा है, केंद्रक के बाहर जो एक झिल्ली होता है, केंद्रक झिल्ली, वो नहीं पाया जाता है, सिर्फ केंद्रक पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो कोई भी केंद्रक के जब बाहर कोई झिल्ली नहीं होता है तो उसको वास्तविक केंद्रक नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, क्योंकि उस केंद्रक के बाहर जो झिल्ली है वो नहीं पाया जाता, वो मैच्योर नहीं होता। झिल्ली अगर होता भी है तो बहुत ही कमजोर स्थिति में होता है, जब भी ये मूवमेंट करता है तो वो फट जाता है, वो झिल्ली फट जाता है। और यही कारण है, अगर ये झिल्ली पाया जाएगा तो मैंने बताया कि एक सेल से दूसरा सेल का निर्माण केंद्रक के विभाजन से होता है, वो नहीं हो पाएगा। अगर झिल्ली रहेगा तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यही फंक्शन सिर्फ आपको जीवाणु में ही देखने मिलेंगे, जो एक कोशिकीय होते हैं उन्हीं में देखने मिलेंगे, ठीक है, अदर में नहीं मिलेंगे। इसलिए इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट,
सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाया जाता है। सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए गन्ना में, ऑप्शन बी आलू में, ऑप्शन सी मनुष्य में एंड ऑप्शन डी ऑफियोग्लोसस में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑफियोग्लोसस में सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार है। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन सी भोजन एंड ऑप्शन डी कोशिका। बहुत सारे लोग इसका आंसर कोशिका टिक करते हैं, लेकिन गलत है। मैंने अभी बताया प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव। ठीक है, जीव द्रव ही जीवन का भौतिक आधार है, एक टर्म है, अभी मैंने बताया। तो जीव द्रव ही जीवन का भौतिक आधार है, इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को ही जीव द्रव बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म इसका आंसर होगा, ना कि कोशिका। कोशिका कभी भी टिक मत कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया। ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी श्वेत रक्त कणिका एंड ऑप्शन डी लाल रक्त कणिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा। ये बहुत बार पूछा गया, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। नॉर्मल कोशिका से ये बहुत छोटी होती है। तो यहाँ पे सेल के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने कवर कर दिया है, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है। और एग्जाम में अगर आपका कोई भी सेल से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। आप अगर इतना माइंड में रखते हो तो सेल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चैप्टर लाऊंगा और इसी बेसिस पे पूरा का पूरा साइंस पढ़ेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, बट यकीन मानिए साइंस आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि बीएससी नर्सिंग तो क्या, आप नीट भी एग्जाम क्लियर कर लोगे इसी से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।